नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज की सबसे बड़ी खबर जो है, वो खबर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिसमें बिल्किस बानो के जो मुजरिम थे, 11 लोग जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उन्हें 15 अगस्त 2022 को बाइज्जत बरी किया गया था, उनके अच्छे चाल-चलन के लिए। और जब वो बाहर आए तो उनका स्वागत ऐसा हुआ मानो कोई देश के लिए मेडल लेके आए हैं, कोई युद्ध जीत के आए हैं हल्दी घाटी का। उसके बाद बिल्किस बानो सर्वोच्च न्यायालय गई। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय रोक के रखा था उसको आज रिलीज किया और वो निर्णय ये था कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ने में फ्रॉड किया है, गैर कानूनी काम किया है। जो अधिकार उनके नहीं थे वो अधिकार उन्होंने यूज किए हैं और गुनाह के लिए गुनहगार को सजा होती है तो सजा पूरी उनको भुगतनी होगी। महिलाओं के सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ऐसे कई बातें सर्वोच्च न्यायालय ने कही और फिर अब उन नराधमों को फिर से एक बार जेल जाना होगा। 2002 के दंगे याद कीजिए गुजरात के। फिर दाहोद जिले में एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार के घर पे दंगाइयों ने हमला बोल दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए खेत में भागे, छुपे रहे। दंगाई वहां तक पहुंच गए। 11 लोग थे, मतलब 17 लोग थे। 7 लोग मारे गए, तलवारों से काट दिए गए। 6 लोग गायब है जिनका आज तक पता नहीं चला। बचे एक बिल्किस बानो, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा। ये मामला यहां तक सीमित नहीं है। 21 साल की बिल्किस बानो 5 महीने के पेट से प्रेग्नेंट थी। एक छोटी बच्ची थी उसकी 3 साल की। दंगाइयों ने 7 लोगों की तलवारों से काट के हत्या की। उसके बाद उसके हाथ से छोटी बच्ची छीन ली, जमीन पे पटक पटक के उसको मारा और उसके बाद उस प्रेग्नेंट महिला पे के साथ दुराचार किया, सामूहिक व्यभिचार किया, उसकी इज्जत लूटी। ये जब समाज के सामने, जब ये मार्केट में ये बात आई, दुनिया के सामने जब खबर आई, पूरा देश हिल गया था। विदेशों में तक मानवीय संवेदना हिलते हुए दिखाई दे रही थी। न्यायपालिका ने अपना काम किया। महाराष्ट्र में एक केस चला हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 11 लोगों को आजीवन सजा हुई। एकाएक 15 अगस्त 2022 को खबर आती है कि बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ दिया गया है और जब वो बाहर आते हैं तो उनका अभूतपूर्व स्वागत किया जाता है। बिल्किस ने बहुत कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया जीवन में। बेटी खो दी, इज्जत खो दी, अपनों की हत्याएं सामने होते हुए देखी, न्याय होते हुए भी दिखा। थोड़ा तो मलहम लगा उन जख्मों पे, लेकिन फिर उन जख्मों को कुदेर के उस पर नमक डाल दिया गया जब इन व्यभिचारियों को छुड़वाकर उसका सामूहिक बाकायदा पब्लिक सम्मान होता है। बीजेपी के नेता उनको सम्मान करते हैं, हार पहनाते हैं, आरती उतारी जाती है। वो सर्वोच्च न्यायालय गई। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक बार न्याय करते हुए गुजरात गवर्नमेंट को कहा कि आपने फ्रॉड किया है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट की टिप्पणियां आपने हमको छुपा के रखी है। जिस कोर्ट से कोई लेना देना नहीं इस केस का, उसका ओपिनियन हमारे सामने रखा है।
पूरा देश आज सुबह से शाम तक गुजरात गवर्नमेंट को लताड़ रहा है, भाजपा को कोस रहा है। लेकिन इस विश्लेषण में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका यदि कोई दोषी है आज के डेट में, तो वो हमारे देश का केंद्रीय गृह मंत्रालय है। हमारे गृह मंत्रालय ने पत्र लिखे सारे राज्य सरकारों को कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, आजादी के 75 साल मनाने के उपलक्ष्य में, हम कुछ कैदियों को रिहा करना चाहते हैं जिनका चाल चलन अच्छा हो और जो सेंट्रल एजेंसी सीबीआई एनआईए के तहत सजा भोग रहे हो, तो उनकी लिस्ट आप हमको मुहैया करवाइए, हम उस पर विचार करके कुछ लोगों को सजा में छूट दिलवा सकते हैं। लेकिन साथ में 12 कैटेगरीज दी, 12 टाइप के गुनहगार जिन्हें हम अमृत महोत्सव में भी नहीं छोड़ सकते, उन गुनाहों की एक लिस्ट थी जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार भी लिखा था। इस सर्कुलर के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पत्र लिखे। उसके बाद भल्ला साहब थे होम सेक्रेटरी, उन्होंने सबको रिमाइंडर लिखे कि आइए इस अमृत महोत्सव में कुछ कैदियों की सजा माफ करें, आप लिस्ट भेजें। 28 जून को, मतलब 10 जून को पहला सर्कुलर गया गृह मंत्रालय से राज्यों को। 28 जून को गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो के हत्यारों को और व्यभिचारियों को छोड़ने की परमिशन मांगी। गृह मंत्रालय ने जुलाई 11 को यह परमिशन दी सीआरपीसी की धारा 335 के तहत। सीआरपीसी की 435 धारा ये बताती है, यदि किसी राज्य, क्योंकि जेल ये राज्य का सब्जेक्ट है, राज्य के अधीन आती है, यदि किसी राज्य को किसी कैदी को छोड़ना होता है तो गृह मंत्रालय से अनुमति अनिवार्य है। तो 435 के तहत गुजरात गवर्नमेंट को ये अनुमति दी और फिर 15 अगस्त को देश से 33 कैदी छोड़े गए, जिसमें ये 11 व्यभिचारी भी थे। अब सवाल उठता है, जो गृह मंत्रालय अपने पत्र में, जो गृह मंत्री अपने पत्र में, जो गृह सचिव सेक्रेटरी होम्स अपने पत्र में इस 12 गुनाहों का जिक्र करता है जिसके गुनहगारों को सजा माफ नहीं हो सकती, जिसमें व्यभिचार है, दुराचार है, इज्जत लूटने वाले हैं, उसके बावजूद इन 11 व्यभिचारियों को कैसी परमिशन दी, अपने ही पत्र को कैसा उन्होंने नकारा, ये एक सवाल है जिसका जवाब गृह मंत्री ही दे सकते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने अफिडेविट दिया कोर्ट को कि इन 11 लोगों को हमने अमृत महोत्सव में मिलने वाली छूट के तहत नहीं छोड़ा, इसको हमने 1992 के गुजरात सरकार के एक कानून के तहत छोड़ा। लेकिन फिर भी सीआरपीसी का सेक्शन 435 केंद्र सरकार की अनुमति मांगता है। तो जो केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी इतने सेंसेबल है कि अमृत महोत्सव में दी जाने वाली छूट में भी महिलाओं के साथ दुराचार और व्यभिचार करने वाले उन गुनहगारों को छोड़ना नहीं चाहते, वो इस बिल्किस बानो के केस में कैसे इन लोगों को अनुमति दे दिए? सवाल ये है, क्या इसके आगे जाके कुछ सवाल मैं उठाऊं तो क्या वो वाजिबी होंगे? सवाल उठते हैं, क्या गुजरात में विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के चक्कर में
इन कैदियों को छोड़ा गया। गुजरात गवर्नमेंट से इन कैदियों की छुड़वाने का लेटर मंगाया गया और फिर छोड़ा गया। ये एक प्लानिंग के तहत हुआ। और यदि प्लानिंग नहीं होती तो फिर गृह मंत्रालय अपने ही सर्कुलर को कैसा नकारता, अपने ही बनाए हुए कानूनों को क्यों तोड़ता? ये 11 लोग कौन हैं? हिंदू हैं। किसके गुनहगार है? ये मुस्लिम महिला के गुनहगार है। उस समाज को क्या कहोगे आप जो समाज महिला की इज्जत लूटने वाले, उसके साथ सामूहिक व्यभिचार करने वालों की महिमा मंडन करता है? तो फिर क्या तो संघ, क्या तो भाजपा, क्या तो मातृशक्ति, क्या ट्रिपल तलाक के लिए मुस्लिम बहनों के प्रति उदारता दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री, 9 दिन मां दुर्गा के लिए उपवास करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, मां का जिक्र आते से ही जिसकी आंखें भरते ऐसे संवेदनशील हम प्रधानमंत्री, ये संवेदना जाति कहां है जब बिल्कुल बानू के हत्यारों को या उसके साथ दुराचार करने वालों को छोड़ा जाता है? ये हृदय तब क्यों नहीं कांपता? उनकी आंखों में तब क्यों नहीं आंसू आते हैं जब इस देश की महिला पहलवान, होनहार खिलाड़ी गुहार लगाती है न्याय के लिए कि हमने देश का नाम सर्वोच्च बड़े बड़े इंटरनेशनल आयोजन में मेडल पाकर ऊपर उठाया है, तिरंगे को लहराया है, हमने राष्ट्रगान का गायन करवाया है विदेशी भूमि पर। हमारी इज्जत लूटी गई है। एक गुंडे ने हमारे साथ व्यभिचार किया है, उसकी कंप्लेंट पुलिस नहीं लेती, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर वो लड़कियां न्याय के लिए अनशन पे बैठती है, आंदोलन करती है। पुलिस उनको दमन कर देता है, उनके आंदोलन को, उनको अपने जूते के नीचे रगड़ती है। तब महिला शक्ति, मातृ वंदन ये कहा जाता है? बीएचयू में 4 बीजेपी के गुंडे एक लड़की की इज्जत उतारते हैं, उसका शारीरिक शोषण करते हैं, वीडियो उतारते हैं, उसके वस्त्रहीन करते हैं। और उसके बाद चौथे ही दिन इस कांड के पुलिस को पता पड़ता है ये 4 कौन है, 3 लोग कौन हैं। ये तीनों मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं, राजस्थान में पार्टी का चुनाव प्रचार करते हैं और 1 महीने बाद पुलिस उनको पकड़ती भी है तो जुडिशियल कस्टडी में लेती है, पुलिस कस्टडी में नहीं लेती अभी तक। तो फिर महिला शक्ति वंदन, लाडली बहना, मेरे बहनों की आंखों में तकलीफ नहीं हो इसलिए उनके घर में गैस सिलेंडर, ये तमाम बातें में से कौन-सी बात सही है? आज हम हमारे अभिभावकों को, हमारे सत्ताधीशों को पूछ रहे हैं, कौन-सी बात सही है? आप जो महिलाओं के प्रति आदर बताते हैं, वो बात सही है? या ये जो व्यभिचार और अत्याचार करने वालों को अपने पीठ के पीछे संरक्षण देते हैं, ये बात सही है? दोनों में से एक कोई ना कोई तो नौटंकी है और व्यभिचारियों को संरक्षण देना ये नौटंकी नहीं, ये सच्चाई है। तो फिर महिलाओं के प्रति आदर, मातृशक्ति के प्रति आदर, नवरात्र के वो 9 दिन के उपवास, ये सारा नौटंकी है। किस समाज की रचना करने जा रहे हैं? राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करने जा रहे हैं। तो फिर बनारस में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाले दुर्योधन को कैसा आप साथ दे सकते हैं?
प्रश्न ये है। इसीलिए बिल्किस बानो के हत्यारों को, उसके परिवार के लोगों के हत्यारों को, उसके साथ व्यभिचार, दुराचार करने वालों को यदि ये छोड़ा गया है, तो उसके लिए मात्र गुजरात गवर्नमेंट ही दोषी नहीं, ये गृह मंत्रालय भी दोषी है। यही आज के इस पूरे केस का जब मैं विश्लेषण करता हूं तो मैं अंतिम निर्णय पे मुझे कम से कम दिखाई देता है। बाकी मैं आपके अपने दर्शकों पे छोड़। आज इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।